हेलो स्टूडेंट, आनिशा परशा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, राइट। वैसे तो चाहे ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लांट के रेफरेंस में। इज दैट क्लियर? तो प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो असेंशियल होते हैं, कौन से नॉन असेंशियल हैं, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और कौन से एक्सपेरिमेंट से हमने पता लगाया कि जो 105 हमें एलिमेंट्स मिले हैं या 105 जो हमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसमें से कौन से हमारे लिए असेंशियल है, राइट। तो इस सब की जानकारी देखेंगे हम इस पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। सभी को क्या चाहिए? अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, राइट। They require macromolecules such as carbohydrate, protein, fats and water and mineral for their growth and development। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए भाई अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हमने क्या किया, या जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे एक प्लांट को पर्टिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या उसकी डेफिशिएंसी होने पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको जानने के लिए कौन से मिनरल जो हैं वो असेंशियल है वो पता लगाया। वो साइंटिस्ट कौन थे? जूलियस वॉन सेक, राइट। जूलियस वॉन सेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता लगाया असेंशियल मिनरल्स फॉर द प्लांट फॉर ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट, राइट। और उस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया? हाइड्रोफोनिक्स। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं मैथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, हाइड्रोफोनिक्स क्या है? ऐसा मेथड है जिससे हमने क्या पता लगाया? मिनरल रिक्वायरमेंट। कौन से मिनरल रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को इन 1860। ठीक है, अभी बच्चों जो लाइंस यहाँ पर लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हमें नॉलेज मिलेगी, इसलिए क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में से यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। एक एक लाइन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देगी। इज़ दैट क्लियर? तो बिल्कुल कूल एंड काम होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी NCERT बुक के साथ, अपनी नोट कॉपी के साथ बैठेंगे ताकि कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होगी उसको अंडरलाइन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी उसको पेन डाउन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो जूलियस वॉन सेक कौन थे? ये एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। फर्स्ट टाइम इन्होंने किया दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी। ठीक है, plant could be grown to maturity in a defined nutrient। second बात, first second बात, and solution in complete absence of soil। third बात, क्या क्या बातें हमें पता लगी इस पैराग्राफ में? हमें पता लगी कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सेक। कौन थे ये? एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या किया इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि हमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पता लगे, असेंशियल मिनरल का पता लगे उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट। क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इन्होंने डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स लिए। डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइंड का मतलब दैट मीन्स हमें उसके बारे में पता हो कि हमने कैल्शियम इन्वॉल्व किया है, हमने पोटेशियम डाला है, हमने बोरोन डाला है, हमने निकल डाला है, राइट। और कौन से न्यूट्रिएंट के कैसे कैसे हमें अफेक्ट देखने को मिल रहे हैं उस प्लांट में, राइट। तो डिफाइंड न्यूट्रिएंट का मतलब है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता हो, कितनी क्वांटिटी में डाला है, कितनी ऑप्टिमम रेंज में वो वर्क कर रहा है, राइट। और तीसरी बात क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। आपको पता है प्लांट है,
प्लांट बेसिकली कहाँ ग्रो करते हैं? हमारे सॉइल में ग्रो करते हैं। सॉइल में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोफोनिक्स जो एक्सपेरिमेंट किया उस दौरान इन्होंने एक बीकर लिया, राइट? इस बीकर में इन्होंने, हम यहाँ पर भी एक बार बनाएंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, राइट? ये बीकर लिया, बीकर में इन्होंने प्लांट रखा और प्लांट की जो रूट है बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल इमर्ज्ड है किसमें? इस सॉल्यूशन में। और ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है बच्चों? ये है हमारा डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। अब इस डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हमने एक एरिएटेड, ठीक है, एरिएटेड ट्यूब लगाई है। क्यों? एरिएशन ज़रूरी है, एरिएशन ज़रूरी है, तभी तो क्या होगा, प्रॉपर जो प्लांट है उसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो बना रहेगा, राइट? फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक फनल लगाया, राइट? यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक फनल लगाया, और इस फनल के अंदर से हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर हम वाटर डाल सकते हैं, और जो भी मिनरल आपको डालना हो, ठीक है, जो भी मिनरल आपको यहाँ पर ऐड करना हो, जो भी न्यूट्रिएंट आपको ऐड करना हो, इस फनल के थ्रू हम इसमें डाल सकते हैं। अब एक और बात, यहाँ पर इसको एक ब्लैक पेपर से या फिर, ठीक है, ब्लैक पेपर या फिर जो लिड होती है उससे कवर किया गया है। क्यों मैम, लिड से कवर क्यों किया गया है? क्योंकि क्या है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट मीन्स वो ईजीली, अच्छा यहाँ पर तो ओहो यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन है, अच्छा पोटेशियम है, अच्छा कैल्शियम है, वो तो क्या करेंगे, ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं कि हम इजीली ग्रो कर जाएंगे। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यदि हम इसको इस पेपर लीड से, ठीक है, पेपर से या फिर लिड से कवर कर देंगे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें नहीं जाएगा, और सब कैसे हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इसको कवर किया गया है। हाइड्रोफोनिक जो एक्सपेरिमेंट है, समझ में आया? क्या किया हमने? हमने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन कैसा है, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, जिसमें हम खुद अपने अकॉर्डिंग जिस भी मिनरल पे स्टडी करना चाहते हैं वो डालते हैं, प्लांट की ग्रोथ देखते हैं, राइट? हमने इसके साथ में एक फनल का यूज़ किया है जिससे हम वाटर का फ्लो करवा सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। एक हमने एरिएटेड ट्यूब ली है ताकि प्रॉपर एरिएशन हो सके। फिर हमने एक ब्लैक पेपर लगाया है, या फिर हमने एक लिड लगाई है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो जो सोल्यूशन है वो कंटामिनेट ना हो सके। इज दैट क्लियर? इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोनिक्स बोल रहे हैं। डन? चलिए, so this technique of growing plant in a nutrient solution known as hydroponics, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोनिक्स। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन। क्या हुआ, ये हाइड्रोफोनिक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने प्लांट की ग्रोथ को हमने ऑब्जर्व किया, राइट? हमने उसमें सॉइल फ्री, ठीक है, सॉइल फ्री और डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन के अंदर रखा ताकि हम प्रॉपर उस चीज़ों का पता लगा सके कि कौन से न्यूट्रिएंट जो है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल है। इसी को ही हाइड्रोफोनिक्स बोला गया। 1860 में जूलियस वॉन सैक ने, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, सॉइल फ्री सोल्यूशन रखा, डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन रखा, जिससे कि उन्होंने ये पता लगाया कि भाई ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल है। इज दैट क्लियर? पूरी कहानी, पिक्चर समझ में आ गई, राइट? चलिए आगे चलते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्ड प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट।
अब इस मेथड को क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ? प्यूरिफाइड वाटर, वाटर कैसा होता है? प्यूरिफाइड होना चाहिए, नहीं यदि कुछ भी उसमें कंटामिनेशन हुआ तो डेफिनेटली फ्लक्चुएट हो जाएगा, जो हम जानना चाहते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट होने चाहिए जो भी हमने उसमें डालने हैं। आफ्टर ए सीरीज, बहुत सारी सीरीज होने के बाद एक्सपेरिमेंट की, which the roots of the plants were immersed in nutrient solution। बहुत बार हमने क्या देखा? न्यूट्रिएंट्स को चेंज किया और देखा कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद जो रूट थी उस प्लांट की वो कैसी हो गई? इमर्ज्ड हो गई उस सॉल्यूशन के अंदर। wherein an element was added, जैसे ही तुमने एलिमेंट को डाला, substituted, removed और given in varied concentration a mineral solution suitable for a plant grown was obtained। हमें पता लग गया कि कौन सा जो मिनरल है वो उस पर्टिकुलर प्लांट की, उस पर्टिकुलर ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है। डन। बाय दिस मैथड असेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड। हमने एक चीज़ तो क्या पता लगाई बच्चों? एक चीज़ ये पता लगाई कि असेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है पता लगाई? डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। और किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी बोले तो कमी से, क्या अफेक्ट हो रहा है उस प्लांट पे, कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो भी हमने डिस्कवर्ड किए। हाइड्रोफोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या किया? हमने किया कि भाई इस हाइड्रोफोनिक जो मेथड है, एक्सपेरिमेंट है, उससे हमने कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया। किसका किया? टमाटो का, राइट, सीडलेस कुकुम्बर का, और साथ ही साथ हमने लेट्यूस का किया। मैम व्हाट डू यू मीन बाय लेट्यूस? लेट्यूस का मतलब है जब आप जैसे आप बर्गर फार्म में या मैकडोनाल्ड में आप क्या खाने जाते हैं? बर्गर खाने जाते हैं। बर्गर के अंदर आपने देखा होगा जो कैबेज होती है उसको जब आप च्यू करते हो तो वो एकदम क्रंची लगती है, और जो हम सब्जी के लिए कैबेज लाते हैं वो ऐसी नहीं लगती, वो तो काफ़ी अलसी अलसी सी लगती है, राइट। तो जो क्रंची क्रंची सी जो कैबेज होती है उसको हम कहते हैं लेट्यूस। ये कमर्शियल जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम बेसिकली इसका प्रोडक्शन करते हैं। यूज़ आता है किस में? बर्गर में आता है, ठीक है, समटाइम्स पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर लिया जाता है, राइट। तो आगे बात समझ में, लेट्यूस क्या होता है। डन। It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated, ठीक है, एरिएटेड होना बहुत ज़रूरी है। Why? Because of optimum growth, optimum growth के लिए। Now we have again a diagram, ठीक है, हमने एक और डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ठीक है, ये एक वाटर टैंक है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, राइट। पंप बोले तो अपने घर में मशीन होती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना मोटर चला दो, पानी ऊपर चढ़ जाता है, वो ही वाला पंप है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से एक ट्यूब लगी हुई है, लाइक दिस, ठीक है। और इस ट्यूब में से क्या फ्लो होगा बच्चों? इस ट्यूब में से होगा वाटर फ्लो, ठीक है, वाटर फ्लो होगी। और एक यहाँ पर इंक्लाइन, इंक्लाइन बोले तो ऐसा टेढ़ा वाला, ठीक है, हल्का सा टिल्ट, इंक्लाइन तरीके से लगा हुआ है। और इस एक और ट्यूब के अंदर जो इंक्लाइन स्टेज में है वहाँ पर हमने क्या ग्रो किए हैं? प्लांट, ठीक है। यहीं से हमारे क्या होगा? वाटर आएगा, उस वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? मिनरल्स डाल रहे हैं। और मिनरल्स क्या हो रहे हैं? वन बाय वन इन प्लांट्स को मिलते जा रहे हैं। और सबकी रूट जो है बच्चों इस पर्टिकुलर डिफाइंड सोल्यूशन के अंदर क्या है? इमर्ज्ड है। तो यहाँ पर क्या है? ये कंटिन्यूटी में ऐसा जाता है, राइट, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनको मिल जाते हैं और हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? यहाँ पर देखो पंप है, इस वाटर टैंक में लगा हुआ है, जिससे कि वाटर का क्या होगा? यहाँ पर वाटर इजीली मूव करेगा और इसी के साथ में क्या है? ये जो वाटर टैंक है उसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है। ये न्यूट्रिएंट्स इस वाटर के फ्लो के साथ जाएंगे। यहाँ पे ये इंक्लाइन स्टेज में लगा हुआ है।
यहाँ से सोल्यूशन जाएगा, वापस से इसके अंदर मिल जाएगा। और पर्टिकुलर ये आप ये वाला जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो रूट है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर क्या है, इमर्ज्ड है। डन, क्लियर। असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अब असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक है, अब कुछ बातें बता रही हूँ जिसको अच्छे से समझना है। हमारे पास दो टर्म्स हैं, राइट। एक है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, राइट, और दूसरी टर्म्स है हमारे पास नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट की, राइट। राइट, अब देखो मिनरल न्यूट्रिएंट्स और नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें बच्चों, तो जो मिनरल आपने सॉइल में से एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, सॉइल में से अवशोषित किए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, रूट का क्या काम है, रूट एब्जॉर्ब करता है मिनरल को, वाटर को, ये बात पता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो भी सॉइल में से मिनरल मिलेंगे वो कहलाते हैं हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, राइट। अब नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है मैम? जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिले, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, तो ऐसे मिनरल क्या कहलाते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, राइट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर एंड वाटर। डन, डन। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, एयर एंड वाटर से मिलता है कि नहीं मिलता है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें सॉइल से मिलता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए अब एक और बात समझाती हूँ। देखो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि वी हैव 105 एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 105 जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें से 60 न्यूट्रिएंट्स का हमें पता लगा जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। अब इन 60 एलिमेंट में से या 60 न्यूट्रिएंट में से हमने पता लगाया कि जो 17 एलिमेंट है या 17 जो मिनरल्स हैं वो क्या हैं, असेंशियल हैं। वो क्या हैं, असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद भी, ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स है या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद भी इस 17 में से मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट, इसमें से जो 9 एलिमेंट है या जो 9 न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, और जो 8 है वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आई बात समझ में? 105 एलिमेंट्स हमारे पास है एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें से 60 जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए या हमें सॉइल में से मिले हैं। फिर उसमें से 17 एलिमेंट जो हैं वो असेंशियल है, जिसमें से 9 एलिमेंट क्या है, मैक्रो एलिमेंट है, और 8 जो एलिमेंट है वो माइक्रो एलिमेंट है। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैम हम कैसे पता लगाएंगे कि जो एलिमेंट है वो मैक्रो एलिमेंट है कि माइक्रो एलिमेंट है। हाँ, बात तो सही है। तो हमें क्या पता लगाना है, जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो इससे पहले हमें एक और बात पता लगनी चाहिए। क्या बात पता लगनी चाहिए? कि
कि कैसे पता लगाया कि जो 17 एलिमेंट है वो असेंशियल है ना। देखो हमारे पास 3 चीज़ें आई, 105 में से 60 हमें मिले, फिर हमने ये 17 को क्यों बोला कि ये एसेंशियल है? ऐसा क्या फीचर है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने बोला कि ये 17 ही एसेंशियल है? कोई तो क्वालिटी होगी, हाँ या ना। जैसे कि आप अपनी क्लास में या फिर जो आपके प्रिंसिपल हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, एक हम बोलते हैं कि क्लास हेड बनाते हैं या CR बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई एबिलिटी होगी, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई फीचर्स होंगे जो स्पेसिफिक होंगे या उस पर्टिकुलर रोल के लिए वो बिल्कुल ही फिट बैठते होंगे, राइट। तो ऐसे ही इन एलिमेंट्स में से, इन 17 एलिमेंट में या इन 17 न्यूट्रिएंट में ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से हमने इनको असेंशियल कहा। तो सबसे पहले हम वो फीचर्स देख लें। तो क्या फीचर्स हैं? ठीक है, क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है बच्चों, ठीक है, पहला फीचर है कि वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो प्लांट की। क्या हो कि जो एलिमेंट, जो मिनरल आप जिसको असेंशियल कह रहे हो, वो क्या होना चाहिए? वो उस प्लांट की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया सुनो, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जो एलिमेंट है, जो न्यूट्रिएंट है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक बोले तो यानी कि स्पेसिफिक जिसको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और आप कुछ समय बाद देखोगे कि इसकी जो लीव्स हैं बच्चों, है ना, पहले हरी थी और थोड़े यंग एज में, सबसे बड़ी बात है यंग एज में, ठीक है, क्योंकि जब सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस बोले तो सेनेसेंस का मतलब होता है कि नॉर्मल मृत्यु, प्लांट की एक एज के बाद डेथ होना, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ लेवल कम हो जाना। तो एक एज के बाद में तो सेनेसेंस दिखाई देगा, लेकिन यंग एज में जब प्लांट की ग्रोइंग एज के अंदर तुम्हें पत्ता जो है वो पीला दिख जाए, ठीक है, जो लीफ है वो पीली दिख जाए, यानी कि क्लोरोसिस हो रहा हो, तो दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है दया, राइट, गड़बड़ है दया, समझ में आई। यंग एज में तुम्हें क्या दिखे? क्लोरोसिस दिखे इसमें, यानी कि उसका कलर ग्रीन से येलो हो जाए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो बच्चों अब ये डेफिशिएंसी हमें देखनी, हालांकि क्लोरोसिस के लिए बहुत सारे एलिमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, अभी हम पढ़ेंगे, जब डेफिशिएंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार है, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो नेक्रोसिस के लिए जिम्मेदार है, राइट। तो वो हम पढ़ेंगे इन फर्दर। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि मान लीजिए कि जो क्लोरोसिस है वो कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है, राइट, वो कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है। तो इस कैल्शियम की जगह तुम यदि आयरन डाल दोगे, राइट, मान लो कि तुमने इसमें आयरन दे दिया, आयरन दे दिया, तो ये कमी फिर भी ठीक नहीं हुई, ये कमी फिर भी ठीक नहीं हुई, दैट मीन्स ये असेंशियल न्यूट्रिएंट है ना। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया भाई, जिसकी वजह से उस प्लांट में डेफिशिएंसी आ रही है, जो सिम्टम्स तुम्हें दिखाई दे रहा है वो किसी और से रिप्लेस नहीं हो रहा, वो हमने जब आयरन डाला तो वो रिप्लेस नहीं हो रहा, क्यों? उसको तो कैल्शियम ही चाहिए दैट टाइम, दैट मीन्स वो स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया और रिप्लेस भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा न्यूट्रिएंट क्या कहलाएगा? असेंशियल एलिमेंट कहलाएगा, या असेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या लिख दूं? स्पेसिफिक है और क्या होना चाहिए? नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए? नॉट रिप्लेसेबल। इज दैट क्लियर? तो 2 क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरा क्राइटेरिया देखो, तीसरा क्राइटेरिया सुनो। अब हमने क्या बोला? एक तो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरा हमने बोला स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए। तीसरी बात सुनो कि वो डायरेक्टली
क्या होना चाहिए, उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। डन, क्लियर हो गई कि हम किसी एलिमेंट को असेंशियल कब कहेंगे, जब ये तीनों क्राइटेरिया के प्रति वो फिट बैठेगा, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, स्पेसिफिक होगा, नॉट रिप्लेसेबल होगा और डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होगा उसके मेटाबॉलिज्म में, तभी उस एलिमेंट को, तभी हम उस न्यूट्रिएंट को क्या कह पाएंगे, असेंशियल कह पाएंगे। डन, चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कैसे हमें पता लगा कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कैसे हम पता लगाएंगे कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहली बात थी, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, मतलब उस प्लांट की ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट में ये जो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हमने उसको बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये लेस अमाउंट में चाहिए प्लांट को, राइट। सेकंड बात बोली कि यहां पर आप देखोगे कि जो एक्सेस होगा या ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी, किस पे, उसके ड्राई वेट पे, ठीक है, या उसके ड्राई मैटर पे हम देखेंगे तो उसके जो क्वांटिटी वो कितनी होनी चाहिए, 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो किस श्रेणी में आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएगा। इज दैट क्लियर। उसके ड्राई वेट में वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम। डन। अब हम जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी इन ड्राई वेट। डन। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात क्या है, कितने नंबर होते हैं ये, 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 9 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें और यहाँ पर 8 नंबर होते हैं, ठीक है, 8 नंबर होते हैं। फिर हम कुछ बात कर लें, यदि मैक्रोन्यूट्रिएंट को तुम भारी मात्रा में डाल दो, ठीक है, एक्सेस मात्रा में डाल दो, तो ये कैसे होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिक कैसे होंगे, लेस टॉक्सिक होंगे। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का तुमने 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज़्यादा डाल दिया तो ये कैसे हो जाएंगे, टॉक्सिक इन नेचर हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर दैट। अब एक और बात सुनो, अब मैम हम कैसे बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पहले अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे याद करेंगे मैम, कि जो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम हम कैसे याद करेंगे। तो आ जाओ, पीके का कौन सा मग, ठीक है, पीके का कौन सा मग, क्या याद हुआ, पी फॉर फॉस्फोरस, ठीक है, के फॉर पोटेशियम, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, O for oxygen, N for nitrogen, S for sulfur और
Mg फॉर मिशन ज्ञान, राइट? नो, मिशन ज्ञान नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा मैग्नीशियम, राइट? मैग्नीशियम। डन, क्लियर? क्लियर कहानी? तो पीके का कौन सा मग, लिख दो हिंदी में, पी के का कौन सा मग, पी के का कौन सा मग। डन, हो गया याद? पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, क्या है ये? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट? क्लियर दैट? अब आएंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कि कैसे याद करेंगे हम 8 हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आ जाओ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम देखेंगे cousin coming from Bangladesh for money, ठीक है? cousin coming from Bangladesh for money, यानी कि cousin आ रहा है बांग्लादेश से, किसके लिए आ रहा है? मनी के लिए। तो आ जाओ, चलो। कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड चलो निकलो भाई, राइट? बोले तो निकल। क्या हुआ? कजन CuZn, Cl को बोला हमने कमिंग, Feb को बोला फ्रॉम बांग्लादेश और MONI को बोला मनी, राइट? तो क्या बोला भाई मैंने? कजिन coming from Bangladesh for money, राइट? क्या हो जाएगा? CuZn, क्लोरीन, coming from Bangladesh, molybdenum and nickel. Is that clear? आ गई शॉर्ट फॉर्म? तो आ गई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए अब आ जाते हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक क्या क्या कहती है। डन, चलिए। हाँ, essential mineral elements, most of the mineral present in soil can enter through the roots. roots क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमें इजीली मिल जाते हैं। in fact more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants, ठीक है? डिफरेंट प्लांट्स में हमें 60 एलिमेंट जो हैं वो फाउंड हुए हैं या प्राप्त हुए हैं। अब some plant species accumulate selenium, some others gold, while some plant growing near nuclear test sites take up radioactive strontium. क्या हुआ? स्ट्रोंशियम। क्या हुआ बच्चों कि भाई हमने देखा कि ये प्लांट है, ठीक है? ये प्लांट है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे कि हम बोलते हैं जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव साइट्स हैं या न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं, वहाँ पर आपने देखा कि कुछ रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पर सेलेनियम भी प्रेजेंट है, यहाँ पर गोल्ड भी प्रेजेंट है। तो क्या ये एलिमेंट असेंशियल है?
कैसे कहेंगे हम असेंशियल है, राइट। तो यहाँ पर बोला कि इन सबको मिलाकर के उसने बोला कि ये 60 एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर पाए गए हैं, लेकिन ये 60 तो हमारे उस प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए असेंशियल तो नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखना है, असेंशियल देखा है, तभी तो आपको बोला कि ये 17 जो एलिमेंट है यही असेंशियल है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट मिनरल इवन एट ए वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बहुत कम अमाउंट में भी हम उन पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हमारे पास प्रेजेंट है, मौजूद है। सो अब क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी जो हमने बात कर ली 3 क्राइटेरिया की, कौन कौन से क्राइटेरिया पे हम बोल रहे हैं कि उन 60 एलिमेंट में से केवल 17 एलिमेंट ही एसेंशियल है। क्या ऐसे फीचर्स हैं? तो द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑन द एलिमेंट आर गिवन बिलो। क्या होना चाहिए? द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या करे? उस एलिमेंट में ये फीचर होना चाहिए कि वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करे, राइट, इन्वॉल्व हो उसके अंदर। In the absence of this element, the plant do not complete their life cycle and set the seeds. मतलब सीड जर्मिनेट ना हो पाए, राइट, अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर चला ना पाए, ठीक है। डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स में, वो प्रॉपर चल ही नहीं पाए उन एलिमेंट के बिना, तो वो असेंशियल हो गया। आई बात समझ में? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। मैंने क्या बोला था? स्पेसिफिक होना चाहिए, रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। स्पेसिफिक है तभी तो रिप्लेस नहीं हो रहा, यदि कोई रिप्लेस हो जाए तो स्पेसिफिक कहाँ रहेगा बच्चों, राइट। तो यानी कि कैल्शियम की कमी से क्लोरोसिस हो रहा है तो वो आयरन की कमी से सॉर्ट आउट नहीं होना चाहिए, वो असेंशियल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। यानी कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं और हम कोई और एलिमेंट डाल रहे हैं तो वो उससे क्योर ना हो, ठीक है, वो उसी एलिमेंट से क्योर हो जिसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स वो शो कर रहा है। दैट मीन वो स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए। सी द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। मेटाबॉलिज्म प्लांट के डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। बेस्ड अपन द अबव क्राइटेरिया ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स बोले तो 60 में से ओनली 17 have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism, right? These elements are further divided into 2 broad categories. Which one? एक तो macronutrients and micronutrients. Macronutrients क्या होते हैं? जो कि लार्ज अमाउंट में हो, 10 मिलीमोल पर जो किलोग्राम उसका ड्राई वेट के अकॉर्डिंग हो, और एक्सेस होने पर भी टॉक्सिस ना हो, और नो एलिमेंट इसके अंदर हमने इन्वॉल्व किए हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, राइट, एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और हमारा मैग्नीशियम। सारे के सारे क्या है? नो एलिमेंट है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली, यानी कि CHO, ये जो मेनली है हमें ये सॉइल से नहीं मिलते हैं। सॉइल से नहीं मिलते तो दैट मीन्स एनवायरमेंट से मिलते हैं। मतलब क्या हुआ? ये वाटर और हमें एयर से मिल रहे हैं, राइट। कैसे मिल रहे हैं? CO2 की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में। तो दैट मीन्स ये कैसे हो गए? नॉन मिनरल एलिमेंट्स हो गए, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए, राइट। तो क्या बोला? ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर mainly obtained from CO2 and H2O, while the others are absorbed from the soil as mineral nutrition. Is that clear? Micronutrients क्या है? Micronutrients और trace element are needed in very small amount. बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है। क्या? Less than 10 millimole per kg on dry weight, right? These include iron, manganese, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, ठीक है। कजिन कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश फॉर मनी, राइट। चलिए, इन एडिशन द 17 essential elements named above, there are some beneficial elements, right?
सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ये क्या है? ये भी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स को ये रिक्वायर्ड होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है बच्चों, ठीक है, चीजों को समझने वाली आ गई अगेन। एसेंशियल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। अब जो एसेंशियल एलिमेंट, अब 17 एलिमेंट्स है, ठीक है, पहले तो हमने डाला उनको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पे, अब हम डाल रहे हैं उनको फिर से 4 ब्रॉड कैटेगरी में। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक एनर्जी रिलेटेड के बेसिस पे, एक हम बोल रहे हैं एक्टिवेटर और इनहिबिटर के तौर पे, और एक बोल रहे हैं हम कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल में वो कैसे काम आते हैं। आई बात समझ में? ये 4 कैटेगरी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट के तौर पे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है, राइट। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या कहते हैं बच्चों? देखो, स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, जब हम स्ट्रक्चरली उसकी बात करें, मतलब हम उसकी संरचना के आधार पे बात करें कि सेल का जो स्ट्रक्चर बनाने में कौन से एलिमेंट हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ सेल। कैसे कैसे? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि जो कौन है CHON, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे काम आते हैं। कैसे मैम? देखो बच्चों, नाइट्रोजन की आप बात करो तो डीएनए में, आरएनए में हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजनस बेस चाहिए होते हैं, राइट। नाइट्रोजनस बेस चाहिए होते हैं। और आपको पता हो तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किसकी है, किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। यदि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता हो तो हम देखेंगे यहाँ पर राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? नाइट्रोजन आ रहा है, राइट। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल के तौर पे वर्क करते हैं उस प्लांट के अंदर। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि स्ट्रक्चरली हमने क्यों बोला है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। आपको पता है कि चाहे हमारा NADPH हो, राइट, चाहे हमारा ADP से फॉस्फोराइलेशन कराएं और ATP बनाएं, ठीक है, या फिर हम बोले कि भाई ये जो फॉस्फोरस है या हमारा ये जो फॉस्फोरस है, ये जो फॉस्फोरस है, सब में क्या है हमारे पास? क्या है? फॉस्फोरस है। दैट मीन्स एनर्जी हो रही है। ATP, NADPH क्या है? एनर्जी से रिलेटेड होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से इजीली कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, वो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के तौर पे वर्क करते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोफिल का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, N N N N, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे ऐसे कार्बन लगे हुए होते हैं, वो हमें नहीं देखना। अभी हमने देखना है कि ये जो सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, वो भी क्या करता है? हमें एनर्जी के तौर पे वर्क करता है। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। यहाँ से क्वेश्चन जो है इजीली आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और फर्दर हमें जगह जगह काम आएंगे कि ये एलिमेंट जो है कैसे एक्टिवेटर और इनहिबिटर के तौर पे काम करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं Mg+2 की। Mg+2 बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है। जो हमारी अभी NCERT में दी गई है वो है रूबिस्को के साथ और दूसरा है पैप केस के साथ, राइट। देखो, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम यदि C3 प्लांट में और C4 प्लांट में देखें, ठीक है, C3 और C4 प्लांट में देखें तो C3 के प्लांट में आप देखोगे कि सबसे पहले RuBP क्या करता है? कैच करता है किसको? CO2 को कैच करता है। क्या चाहिए इसको? रूबिस्को। क्या चाहिए इसको? रूबिस्को एंजाइम चाहिए ताकि ये क्या बना सके? फॉस्फोग्लिसरेट,
ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बना सके। तो अब इस रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए और ये एलिमेंट हमारा क्या है, Mg+2। इज दैट क्लियर? तो एक्टिवेटर के तौर पे काम आया। ऐसे ही जब हम C4 प्लांट की बात करें तो हमारे पास है PEP, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यहाँ से CO को कैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एंजाइम चाहिए होता है पैपकेस। क्या एंजाइम चाहिए? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम चाहिए जिसको एक्टिवेट कौन करता है? अगेन Mg+2। तो यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस थोड़ा सा कि आप यूज टू हो जाओ टर्म्स के लिए। क्या बोला मैंने? Mg+2 एक्टिवेटर के तौर पे वर्क करता है। कब करता है? जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे C3 प्लांट के अंदर, तो RUBP CO2 को कैच करेगा और क्या बनाना चाहेगा? फॉस्फोग्लिसरेट बनाना चाहेगा। तो उसके लिए उसको एंजाइम चाहिए रुबिस्को। रुबिस्को को एक्टिवेट कौन करता है? Mg+2। C4 प्लांट में देखोगे तो पैप है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। उससे हमें आगे फर्दर बनाना है तो वो क्या करेगा? CO को कैच करेगा और इसको एंजाइम चाहिए पैपकेस, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए जिसको एक्टिवेट कौन करेगा? Mg+2। आ गई बात समझ में? अब रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करेगा ये, ठीक है। यदि हम रोल देखें रेस्पिरेशन में किसका? Mg+2 का, तो हमारे पास क्या है? तो रेस्पिरेशन में हमें देखें तो आपको पता है ग्लूकोज से क्या बनेगा? पाइरुवेट, ठीक है। अब पाइरुवेट सीधा सीधा क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, राइट? क्या है? जो पाइरुवेट है वो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? लिंकर एंजाइम बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है ताकि वो क्रेब्स साइकिल में जा सके। इसके लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, राइट? क्या एंजाइम? ये कंपोनेंट बनाता है और एंजाइम क्या होता है इसके पास? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज को कौन एक्टिवेट करता है? अगेन Mg+2, राइट? आगे बात समझ में कि रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट सीधे क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता तो एसाइटिल को एंजाइम बनाना पड़ेगा। एसाइटिल को एंजाइम बनाने के लिए इसको एक एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? Mg+2। डन? आ गई बात समझ में Mg+2 की। अब हम देखेंगे मॉलिब्डेनम की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मॉलिब्डेनम कैसे वर्क करता है, राइट? अब देखो क्या होगा कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर भी प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं लेता है, नाइट्रोजन के रूप में इसको ग्रहण नहीं करता है। तो कुछ हमारी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, राइट? और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कौन हेल्प करता है? मॉफी, ठीक है। कौन हेल्प करता है? मॉलिब्डेनम और हमारा आयरन हेल्प करता है। तो इज दैट क्लियर कि हमें कैसे एक्टिवेटर के फॉर्म में हेल्प करेगा। तो अब हमारे पास एक और एंजाइम है जिंक, ठीक है, मतलब Zn+2 जो कि क्या करता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो एक्टिवेटर और इनहिबिटर, ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। फॉर एग्जांपल Mg+2 किस में आएगा? रुबिस्को में और पैपकेस के अंदर, राइट? बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, अभी हमने पढ़ लिया। और Zn+2 इन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड MO ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? डन एवरीथिंग? क्लियर कहानी कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट। आपको याद है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करने में पोटेशियम का बहुत अच्छा रोल होता है। कैसे? आ जाओ, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटा है,
ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग करानी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन्फ्लेम्ड करना पड़ेगा। इन्फ्लेम्ड कैसे होगा, यहाँ पर आएगा अपने पास पोटेशियम, जैसे ही पोटेशियम अंदर आएगा ये करेगा, वाटर भी आ जाएगा साथ के साथ, और वाटर आएगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो पोटेशियम क्या करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में भी हेल्प करता है, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है। Osmotic potential element, some essential element can be alter the osmotic potential of a cell. Potassium plays an important role in the opening and closing the stomata. Role of mineral as solute in determining the water potential of the cell. Is that clear? तो क्या बोला, देखो जब अपन हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ चुके हैं, उसमें आपको पता है कि कैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल काम करता है, सोल्यूशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर सेल को सिंक होने के लिए, या हम कहेंगे कि वो प्लाज्मोलाइज हो जाए, टर्जिडिटी शो करे, तो सॉल्यूट जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा ही रोल अदा करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाइड्रोफोनिक्स एक्सपेरिमेंट क्या है, एलिमेंट्स कितने लिए गए, कितने उसमें से 17 हमने एसेंशियल एलिमेंट देखे, उन 17 को हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बांटा, फिर हमने क्यों उसको एसेंशियल बोला, किस तरीके से हमने उसको कैटेगराइज करा, स्ट्रक्चरल एज हमने बोला एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड से, हमने बोला कि भाई ये एक्टिवेटर और इनहिबिटर के तौर पे भी काम में आते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि कैसे ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी बनाए रखते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम किस टॉपिक के साथ में कि भाई इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, राइट, क्या ये काम करते हैं, क्या डेफिशिएंसी होती है पर्टिकुलर प्लांट में, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे उस टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।